बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताते हुए जानकारी दी कि कैबिनेट सुरक्षा समिति में पड़ोसी देश के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि बेहद जरूरी है। उन्होंने नेपाल के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करी। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद नेपाल सेना ने घोषणा कर रात 10 बजे से सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले ली है। पिछले कुछ वर्षों से फ्रांस की राजनीति कुछ ठीक नहीं चल रही है। एक वर्ष में फ्रांस के चौथे राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। फ्रेंकोइस बायरू के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नु को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब लेकोर्नु के सामने चुनौती होगी कि वह विखंडित और गहरे रूप से विभाजित संसद में बजट को पारित करवा सके। भारत 10 से 16 सितंबर तक रूस में होने वाले बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। इसके लिए भारतीय सशस्त्र बलों का 65 सदस्यीय दल मंगलवार को रूस के लिए रवाना हुआ। यह दल अभ्यास जापाड़ में भाग लेगा। इस दल में भारतीय सेना के 57 जवान, भारतीय वायुसेना के 7 जवान और भारतीय नौसेना का 1 जवान शामिल है। यूरोपियन यूनियन की राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति का 27 राजदूतों का दल बुधवार से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आया। यह दल दोनों पक्षों के बीच संबंधों को नई गति देने और मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के तरीकों पर चर्चा करेगा। राजदूत डेल्फिन प्रोंग के नेतृत्व में यह दल भारत सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों और रक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलेगा। इस यात्रा में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 13वें दौर की बातचीत हो रही है, जिसे दोनों पक्ष दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। इस दल की यात्रा का उद्देश्य आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश का हवाई सर्वेक्षण किया था और आज वह उत्तराखंड में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वह उत्तराखंड आपदा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद देहरादून में बैठक करेंगे। प्रशासनिक अमला भी पीएम के दौरे के मद्देनजर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सभी व्यवस्थाएं परख रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर को पीएम का कार्यक्रम वाराणसी में भी है। राहुल गांधी आज सुबह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से वे सड़क मार्ग द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी 4 महीने बाद आज अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। वह 2 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों से संवाद करके न सिर्फ पार्टी की जमीनी हकीकत जानेंगे, बल्कि आम जनता की पीड़ा भी सुनेंगे। दिल्ली के द्वारका स्थित चुनाव आयोग के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में आज सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हुई। बैठक में सभी सीईओ ने अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति पर रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में मतदाताओं की संख्या, पिछली गहन समीक्षा की जानकारी और संशोधन की मौजूदा स्थिति शामिल है। दिल्ली में 330 किलोमीटर से अधिक लंबाई में फैले रिंग रोड और कई फ्लाईओवर सहित कुल 152 प्रमुख खंडों का बड़े पैमाने पर कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें मरम्मत, पुनर्निर्माण और पुनः सतह तैयार करना शामिल है। इसके लिए केंद्र ने दिल्ली सरकार के 803 करोड़ रुपए के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि दिल्ली बुनियादी ढांचे के विकास के एक नए युग का साक्षी बन रही है। सड़कें किसी भी आधुनिक शहर की धमनियां होती हैं और इन महत्वपूर्ण गलियारों को मजबूत करके हम लाखों दैनिक यात्रियों के लिए सुरक्षा, गति और स्थिरता सुनिश्चित कर रहे हैं। इजरायल ने कतर में हमास के वरिष्ठ अधिकारियों पर हवाई हमला कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने यह बताया कि यह हमला दोहा के कटारा इलाके में किया गया। हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वह मलबे में तब्दील हो चुकी है। इजरायल के इस हमले को एक बड़े कूटनीतिक संकट की शुरुआत माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस चुनाव में पूरा विपक्ष एक साथ और मजबूती से खड़ा है। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को मात्र 26% वोट मिले थे, जबकि इस बार विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 40% वोट हासिल हुए हैं। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।